जय हिंद बच्चों। हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल, कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले आवाज क्लियर आ रही है? आवाज मेरी बराबर सुनाई दे रही है? दिखाई बराबर दे रहा है? सब फर्स्ट क्लास है? कल डिटर्मिनेंट की मैंने बेसिक चीजें पढ़ी थी बेटा, है ना? कल हमने बेसिक चीजें शुरू करी थी। आज हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे, सारणिकों के प्रगुण की बात करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये देखेंगे। कल वाली बात आपको सारी समझ में आई होगी। भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबने अपनी अटेंडेंस दे दी है। तो बात शुरू करते हैं, बात शुरू करते हैं। कल सबको समझ में आया था, है ना? सारणिक का उपसारणिक निकालना और चलो आज और ध्यान से समझेंगे, है ना? आज और ध्यान से समझेंगे, कल से ज्यादा जोश के साथ, पूरे होश के साथ अच्छे से बात करेंगे और ध्यान से समझेंगे, है ना? थोड़ा सा हाथ से डीपीपी भी आपको रोज मिलेगा, आज से डीपीपी भी मिलेगा। कल हमने समझा ही था, फिर से एक बार देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। सारणिक, उपसारणिक और सखंड के बारे में पढ़ा था। आज हम सारणिकों के प्रगुण पे चर्चा करेंगे, है ना? सारणिकों के प्रगुण पे चर्चा करेंगे, फिर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। मतलब पूरे आपके पहले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर जेई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बारी बारी से हर तरह का क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे बेटा, है ना? चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका एक डिटर्मिनेंट A11 A12। ये A11 क्या बता रहा है कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है। ऐसी पंक्तियां हैं, और जो वर्टिकल में है, ऊर्ध्वाधर में है, वो स्तंभ है। ये कॉलम है, ये आपके कॉलम है, और इधर से आपकी रोज है, ऐसी रोज है। ये है R1 R2 और R3, है ना? उपसारणिक और कोफैक्टर में कितना डिफरेंस है? कोफैक्टर आई जे का, आई मतलब रो और कॉलम, -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। मैंने आपको बताया था कि क्या ऑर्डर क्या बन जाता है, इसका माइनर प्लस होता है कोफैक्टर के, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ऐसा देखा था। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी पंक्ति या किसी भी डिटर्मिनेंट से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको लिखा समेशन ए आई जे और सी आई जे। भाई आई कांस्टेंट है तो जे होगा 1 2 3, जे कांस्टेंट होगा तो आई, देखो ऐसा ले लो। जैसे पहली पंक्ति ली A11 तो उसका कोफैक्टर, A12 उसका कोफैक्टर मतलब सखंड, A13 उसका सखंड। ये मैंने फर्स्ट वाली रो से लिया है, पहली पंक्ति से लिया है। देखो इसमें मैंने सेकंड कॉलम से लिखा है। A12 लेना है तो इसका कोफैक्टर ले लो C12, A22 लेना है तो इसका कोफैक्टर ले लो C22, A32 लिया है तो उसका कोफैक्टर ले लो C2। मतलब किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से हम सारणिक हल कर सकते हैं। ये हमने कल पढ़ा था, पक्का बोलो जरा। ये बराबर क्लियर हो गया था, कल पढ़ाया था मैंने। और यदि जिसने नहीं अटेंड किया था वो आज फिर से इसको अटेंड कर लेना, बहुत जरूरी था। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने सिखाया था। अब मैं आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के 3 सीधे सीधे मेथड और बता रहा हूं, है ना? जिसे सिंपल ऐसा डिटर्मिनेंट दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे। एक नॉर्मल मेथड तो ऐसी है, सीधी सीधी मेथड ऐसी है जो आपने पढ़ी भी होगी। पहले A1 ले लो, फिर माइनस ले लो A2, सेकंड वाला माइनस होगा, चक्री क्रम नहीं रहेगा, और फिर A3 ले लो। एक तरीका तो ये है, सीधा सीधा तरीका है, सभी को आता है। जब A1 लिया है तो ये वाली पंक्ति और इस स्तंभ को हटाएंगे और यहां क्या लिखेंगे, B2 B3 C2 C3। इसकी बेटा प्रैक्टिस आपकी होना चाहिए फास्ट करने की, है ना? फास्ट करने की मतलब इसके बहुत अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए। दूसरा, जब A2 लिया है तो हमने इसको यहां पे काट, इसको ले लिया। अब इसको ले लिया तो अब ये देखो B1 B3 है, B1 B3 है,
और C1 C3। मैंने आपको बताया था ना, साइक्लिक ऑर्डर नहीं रहा, चक्रीय क्रम नहीं रहा, इसलिए माइनस आया। यदि B3 C3 आगे होता, B1 C1 पीछे होता तो ये प्लस आता। और A3 के लिए क्या होगा, जब A3 लेंगे तो कैसा हो जाएगा, B1 B2 C1 C2, B1 B2 और C1 C2। और आगे सॉल्व करेंगे तो कैसा आ जाएगा, A1 और B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 और प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। एक प्रोसेस तो यह है जो सबको आती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। डीपीपी आज से मिलेगा आपको। बेटा इतने सारे पीवाई क्यूज करवा, मतलब मैक्सिमम पीवाई क्यूज करवाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, है ना, लाइन से चलने दो, सब करवाऊंगा। जेई मेंस के क्वेश्चन तब करवाऊंगा, पहले मैं बोर्ड एग्जाम के करवा दूं, सिंपल क्वेश्चन करवा दूं, फिर जेई मेंस के क्वेश्चन ही करवाऊंगा, है ना। आपके मॉड्यूल में सब पीवाई क्यूज दिए हैं, पिछले 5-6 सालों के पूरे पीवाई क्यूज दिए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो मॉड्यूल से। देखो जरा, ये डिटर्मिनेंट को एक सिंपल सॉल्व करने की मेथड है ना। अब देखो मैं 2 मेथड आपको और बता रहा हूं। एक मेथड वो जिसका मैं यूज करता हूं, जिस मेथड से मैं मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब मुझे अच्छी लगती है वो मेथड, उस मेथड को आपको बता रहा हूं, उस मेथड को आपको बता रहा हूं। वेक्टर अभी यहां कहां गया, देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। मैंने लिया A1, अब A1 के जस्ट बाद में चला जाता हूं B2। अब इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखता हूं, B2 C3 माइनस B3 C2। ध्यान से देखना, पहले लिया A1 B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस लिया है मैंने A2, देखना प्लस लिया है। अब जब मैंने प्लस लिया है तो मैं इसके अगले वाले पे चला जाऊंगा B3। अब आगे कुछ नहीं है, ये सब समझ लो चक्कर है, गोल बना हुआ है। तो अब B3 के बाद B1 आ जाएगा, तो अब ये ऐसा आ जाएगा B3 C1 माइनस B1 C3, ऐसा ले लो। फिर लास्ट में आएगा A3, तो A3 यहां पर आ गए, तो फिर इसके आगे वाले पे चले जाओ, इससे ये सब गोल घूमा हुआ है, तो ये B1 C2 माइनस B2 C1। बेटा यही रिजल्ट है, बस इतना सा डिफरेंस है कि यहां मैंने ऐसा लिया था B1 C3 माइनस B3 C2। साइक्लिक ऑर्डर से मैंने यहां क्या उल्टा, मतलब माइनस कॉमन निकालू तो वही रिजल्ट है, सेम रिजल्ट है। A1 के साथ B2 C3 B3 C2, A2 के साथ 2 के बाद B3 C1, मतलब पहले में ऐसा आया है ना। फिर इसके बाद जब मैं A2 पे आया तो यहां से आया B1 B3 C1 और B1 C3, ऐसा आया। और फिर उसके बाद जब मैं A3 पर आया तो B1 C2 माइनस B2 C1। एक ये मेथड भी है, आप इससे करो, आप इससे सॉल्व करो, चाहे इससे सॉल्व करो, एक ही बात है, एक ही बात है। अब इसको थोड़ा सा और, है ना, अब इसको थोड़ा सा और, इसको घुमाना है ना, तो इसको हम घुमा के क्या कर देते हैं, इसको डबल लिख देते हैं, मतलब इसको दोनों को रिपीट कर देता हूं, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ऐसा रिपीट कर दिया। इन दोनों को मैंने फिर से लिख दिया। अब सीधे सीधे साइकिल मुझे मिल जाएगी, है ना। अब सीधे सीधे साइकिल मिल जाएगी, किस तरह से देखो, पहले इधर से डायगोनल लूंगा, इधर ये एक डायगोनल, 3 वाला डायगोनल लेना, A1 से शुरू करना, A2 से शुरू करना और A3 से शुरू करना। ये तीनों डायगोनल लिख लो, A1 B2 C3 A2 B3 C1 और A3 B1 C2, ऐसा लिख लो। फिर माइनस कर दो, फिर अपोजिट वाले डायगोनल ले लो, इधर वाले विकर्ण ले लो, C1 से C2 से और C3 से, है ना। फिर इनको लिख दो, इनको लिख दो, क्या हो जाएगा ये, इधर से लिख लो भले, A3 B2 C1 A1 B3 C2 और A2 B1 C3, ऐसा। एक एग्जाम्पल से बताता हूं, एक एग्जाम्पल से बताता हूं, एक एग्जाम्पल से बताता हूं। देखो जरा, एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ABC BAC और CAB, इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए। BAC और CAB, BCA ना, CAB और BCA, इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। ये डिटर्मिनेंट मुझे सॉल्व करना है। देखना कैसे सॉल्व करूं। एक तो मैं अपनी मेथड है ही, है ना, इसको मैंने दोनों को रिपीट लिखा, A
सी बी और बी ए और सी, है ना। फिर इधर डायगोनल मल्टीप्लाई कर दिए, देखो क्या क्या आ रहा है, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ऐसा आया। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इधर से आया। फिर इधर से ले लो, ए बी सी और ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, तो क्या हो गया ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देख लो, मतलब तीनों मेथड है डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आना चाहिए। बेटा सारणिक हल करना सीखा है अभी अपन ने, और कुछ भी नहीं सीखा है। सारणिक को आप ऐसे हल करो, इससे मेथड से हल करो, या आपको ये मेथड तो आती ही ना यार, इस मेथड से सॉल्व करो ना, ये मेथड है ना, इससे प्रैक्टिस बनती जाएगी तो धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट भी होता जाएगा। मैंने उसमें कुछ नहीं साइक्लिक ऑर्डर की वजह से आगे पीछे लिख दिया है। आप तो ये वाली मेथड लो ना, या ये वाली मेथड लो कोफैक्टर, और यदि मान लो डिटर्मिनेंट फिर भी सॉल्व करते नहीं आ रहा तो कल वाला फिर से देखो, दूसरा मेथड और ध्यान से एक बार देख लो, है ना। ये अच्छी मेथड है, ये समझना चाहिए। जब A1 लिया है ना तो B2 C3 ये इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया। जब A2 लिया है ना तो उसके जस्ट आगे वाले से शुरू करो। देखो घूम के आ रहा हूं, जैसे यहां से गया था B2 C3, B3 C1 B1 C3, फिर जब A2 आया तो B1 C2 B2 C1। अब जैसे जैसे अपन डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, जैसे जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ये ऐसा क्यों करते हैं वो कल वाले लेक्चर में देख लेना, ऐसा क्यों करते हैं, डिटर्मिनेंट ऐसा क्यों होता है वो, अब जिससे आपको करना हो, जिस मेथड से आपको उचित लगे उस मेथड से आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, जैसा चाहो। आपको सारणिक हल करने की अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। बेटा -A2 यहां पे नहीं, देख मैंने उल्टा लिखा है, यहां पे समझो यार, ये चीज अलग से समझो। जब A2 लिया है ना तो मैंने ये B1 C3 यदि लेता ना तो माइनस आता, मैंने B3 C1 लिया है, साइक्लिक ऑर्डर में जमा के बताया है। आप इसको छोड़ो ना यार, आप ये रखो ना, ये माइनस है ना, बराबर दिख रहा है ना। देखो मैंने इसी को उल्टा जस्ट लिखा है, B3 C3 आगे लिखा है, B1 C1 पीछे, ऐसा लिखा है, बस इतना हुआ था इसलिए प्लस लिखा है, इसलिए प्लस लिखा है। ध्यान से देखो, ये प्रैक्टिस अब आप करो, ये प्रैक्टिस अब आप करो। अब आगे बात करते हैं। सेकंड समझ में नहीं आ रहा, मुझे मालूम है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो यार ध्यान से समझो, जब मैंने यहां A2 लिया था, इसको और इसको हटाया था, तो B1 B3 C1 C3 लिया था कि नहीं, है ना। अब यदि मैं इसको माइनस हटा के इसको आगे पीछे कर दूं तो ये अपोजिट चेंज हो जाएगा ना। अभी देखो 2 के बाद 1 आ रहा है, 2 के बाद 3 1 आना चाहिए ना, वही मैंने यहां पे चेंज किया। B1 B3 C1 C3 नहीं लिया, B3 B1 और C3 C1 करके सॉल्व किया है। पर आपको इसमें यदि कंफ्यूजन है तो आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है, आप पहले इसी मेथड से सॉल्व कर लेना। क्यों कंफ्यूज होते हैं, और ये मेथड तो सबको आ ही जाएगी, है ना, ये मेथड तो आ ही जाएगी। अब यदि ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते नहीं आ रहा है तो कल वाला लेक्चर एक बार फिर से देखना यार, बड़ा सरल है, बिल्कुल है। अब आगे आ रहा हूं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो कुछ रूल्स बनाए, कुछ प्रॉपर्टीज देखे। प्रॉपर्टीज देखने से क्या होगा, प्रॉपर्टीज देखने से क्या होगा, क्वेश्चन सरल हो जाएंगे, है ना, क्वेश्चन सरल हो जाएंगे। कुछ कुछ तो भी क्वेश्चन मत करो, सीधे सीधे क्वेश्चन करो आप, सेकंड जरूरी नहीं है। सेकंड मेथड, वैसे सेकंड मेथड कुछ है ही नहीं यार, पहली वाली ही मेथड है। वो था B1, वहां था कितना, -A2 B1 C3 माइनस B3 C1 था। मैंने माइनस कॉमन निकाल के B3 C1 माइनस B1 C3 लिख दिया है, बस इतना ही हुआ है। चक्रीय क्रम की बात बताने की कोशिश की है मैंने, है ना। और नहीं तो आप वो माइनस के साथ यही वाला करो ना यार, ये डिटर्मिनेंट हल करो ना, ऐसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, सिंपल सी मेथड है, इससे सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है, इससे सॉल्व करो ना। सारणिक हल करना मैंने आपको सिखा दिया। अब देखते हैं अपन सारणिक की प्रॉपर्टीज। अब वो देखो एक बच्चा बोल रहा है मैट्रिक्स, अरे मैट्रिक्स इसके बाद पहले कर ले। थर्ड में तो कुछ भी नहीं है यार, थर्ड में तो कुछ भी नहीं है। थर्ड में तो क्या किया है, ये जो दो स्तंभ है ना, इनको मैंने फिर से लिख दिया और फिर इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब विकर्णों का गुणा कर दिया। 3 विकर्ण है ना, इधर इधर वाले ले लिए, ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, ये मुख्य विकर्ण होते हैं, 3 ले लिए, माइनस लगाया, फिर नीचे से 3 ले लिए, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ।
ये कंप्लीट सॉल्व। थर्ड मेथड तो बिल्कुल आसान है, सॉल्व करके एक बताया भी मैंने, देखो आप ए बी सी ए बी सी ए था, दो को मैंने रिपीट किया, पहले इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हुआ, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, तो 3abc हुआ। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर, अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर। पहली प्रॉपर्टी, किसी सारणिक, एक सारणिक a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, यदि मैं इसको रो से कॉलम में चेंज कर दूं, रो से कॉलम में, पंक्ति से स्तंभ में बदल दूं, है ना, पंक्ति से स्तंभ में बोल दूं, ये डिटर्मिनेंट डेल्टा है, तो इसका परिवर्त बोलूंगा, उसको मैं ट्रांसपोज बोलूंगा। ट्रांसपोज मतलब जो रो है ना उसको कॉलम में लिखूं, b1 c1 ऐसा लिखूं, तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखो ना, हम रो से भी सॉल्व करते हैं, कॉलम से भी सॉल्व करते हैं, है ना, इसको बोलूंगा मैं ट्रांसपोज, परिवर्त बोल सकते हैं इसको, टी मतलब परिवर्त, परिवर्त मतलब, परिवर्त मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। अभी पहले जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल कर दिया, तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, सबको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, 3 ऑर्डर वाला ही सबसे ज्यादा यूज में आएगा, 4 ऑर्डर वाले आपके कोर्स में ही नहीं है ना। तो इस तरह से आप इसको, ये बराबर, ये प्रॉपर्टी क्लियर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है, फटाफट बताते जाओ यार, ये क्लियर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है। हाँ, उन्होंने ए लिखा है, मैं सी मतलब को फैक्टर को सी से बता रहा हूं, आप ए से भी उसमें लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ए डैश भी बोल सकते हो, ट्रांसपोज भी बोल सकते हो, और इसको डेल्टा डैश भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। ए टी डेल्टा टी भी बोल सकते हो, डेल्टा डैश भी बोल सकते हो, परिवर्त बोलते हैं इसको। a1 a2 a3 यदि ऐसा चेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल सी प्रॉपर्टी आपके। देखो ये प्रॉपर्टी जब उपयोग में आएगी ना तब मजा आएगा। बाकी हाँ, ये मालूम होना चाहिए कि यदि पंक्ति से स्तंभ में बदलें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी सारणिक की एक पंक्ति, देखो यदि a1 a2 a3 है, b1 b2 b3 है, और तीसरा भी b1 b2 b3 है, या फिर तो सुनो, इसकी वैल्यू होगी 0। देखो ना, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे, 0 ही होगा ना तीनों ये। तो यदि 2 रो एक जैसी है, या 2 कॉलम एक जैसे हैं, 2 पंक्तियां समान है, या 2 स्तंभ समान है, तो सारणिक का मान 0 होता है। और ऐसा भी है कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 अब समान नहीं है, समान नहीं है, लेकिन समानुपाती है, मतलब k b1 k b2 और k b3 है, तो भी सारणिक का मान 0 होगा, तो भी सारणिक का मान 0 होगा। एग्जाम्पल, जिसे यहां लिखा है 2 -4 10 3 5 7 और 8 -16 और 40। अब आप देखो, इससे ये वाली पंक्ति जो है 4 गुना है भाई, यहां 2 4 बार, ये भी है, ये भी 4 गुना है, ये भी 4 गुना है, इस सारणिक का मान 0 होगा। मतलब 2 पंक्तियां समान हो तो सारणिक 0, 2 पंक्तियां समान हो तो सारणिक 0। ठीक है। B2 डबल लिखा है ना बेटा, 2 एक जैसा हो, कहा और कोई लिखा क्या, नहीं सही तो है। 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई, पंक्ति और स्तंभ में बदलो तो कोई, अगर स्तंभ में हो तो भी, देखो जो भी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं वो पंक्ति के लिए यदि मैंने बोला है तो वो स्तंभ के लिए भी है, ध्यान रखना। यदि मैंने पंक्ति के लिए बोला है तो वो स्तंभ के लिए भी है। जो मैंने आपको वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया ना, वो स्क्वायर मेथड ही है बेटा, वो स्क्वायर मेथड ही है। तो 2 पंक्तियां समान हैं या 2 स्तंभ समान हैं तो क्या होगा, सारणिक का मान 0। जैसी बात मैं पंक्तियों के लिए करूंगा वही बात स्तंभों के लिए भी सत्य है, क्योंकि पंक्तियों को स्तंभ में बदलने से सारणिक के मान में व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जो भी प्रॉपर्टी
पंक्ति के लिए बताई जाएगी वही स्तंभ के लिए भी होगी। मतलब ये दोनों देखो प्रोपोर्शनल है, 4 गुना है, तो इस ये जब एक जैसे हैं या उससे k टाइम्स है दोनों पंक्तियां, तो उसका मान 0 होगा। और एक और बात ध्यान रखना, यदि सारणिक में 3 जीरो लाइन से आ जाएं किसी पंक्ति में या स्तंभ में, तो भी इसका मान कितना होगा, तो 0 होगा। दोनों प्रॉपर्टी आसान और समझ में आ गई, बेटा तीसरा राघवेंद्र अच्छे से और देख, आ जाएगा यार। तीसरा क्या रिपीट कर दूं भाई, बोर्ड से? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बोर्ड में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते, जो भी मेथड बता रहा हूं आप बोर्ड में भी कर सकते हो, है ना। और आ गया है तो कोई बात ही नहीं है, बाकी समझ में आपको आना चाहिए भाई सारी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दो तो सारणिक का मान नहीं बदलता। दूसरा मैंने क्या बताया कि यदि दो आपकी पंक्तियां एक समान हो, एक जैसी हो, तो सारणिक का मान 0 होता है। या 3 जीरो लाइन से हो किसी भी पंक्ति या स्तंभ में, तो भी सारणिक का मान 0 होता है। बिल्कुल आसान बुक है, आसान सा क्वेश्चन है। फिर आगे देखो, अब किसी में मान लो ऐसा है, k का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इस k का मल्टीप्लाई इसमें किया, तो यहां अंदर क्या होगा। तो देखो यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो k के साथ क्या आ रहा है, ये a1, ध्यान से समझना इस प्रॉपर्टी को, माइनस a2 इधर से ले रहा हूं मैं, कॉलम से ले रहा हूं, है ना, प्लस a3, पहले वाले कॉलम से सॉल्व कर रहा हूं, है ना। कंफ्यूजन हो तो मैं इसको ऐसा ही लिख देता हूं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा लिख देता हूं। अब देखो जब इसमें k का मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक में ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो k का मल्टीप्लाई, तो इसके पूरे के साथ k आ गया, इसके साथ k आया, या इसके साथ k आया। मतलब इस k का मल्टीप्लाई जब अपन करेंगे ना, तो क्या करेंगे, किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में गुणा कर दो। मतलब या तो ऐसा कर दो, ये ऐसा कर दो, या फिर k का इसमें किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कर दिया मैंने, मतलब किसी भी पंक्ति या स्तंभ से कुछ भी कॉमन निकाला जा सकता है, केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ से। बिल्कुल सीधे सीधे तो बात हो रही है यार, इससे सरल बात क्या हो सकती है भाई, आईआईटीएंस बनने वाले हो आप, इससे सिंपल बात क्या हो सकती है। के का मल्टीप्लाई करना है ना, तो किसी भी पंक्ति में कर दो, किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में कर दो। या इसमें से आप के यदि कॉमन निकालना है तो किसी भी पंक्ति से कॉमन निकाल लो या स्तंभ से कॉमन निकाल लो। देखना जरा, यदि ऐसा बोले कि सब में के लिखा हुआ है, ये ऐसा सभी में लिखा हुआ है, तो क्या होगा मालूम है, एक से के कॉमन, दूसरी पंक्ति से भी के कॉमन, तीसरी से भी के कॉमन, के क्यूब आ जाएगा, के क्यूब हो जाएगा। ध्यान रखना, हर पंक्ति और हर स्तंभ से आप व्यक्तिगत रूप से कॉमन निकाल सकते हैं। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से कुछ यदि कॉमन निकाल रहा हो तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी। बोलो तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई? कुछ बच्चे जो है ना इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं, सीधे सीधे बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं, या ऐसा लिख देते हैं कि केवल समझ में नहीं आ रहा है या ऐसा 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 मत लिखो। ध्यान से देखो यार,
एक एक तीनों प्रॉपर्टी बताइए। तीनों प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है स्तंभ को पंक्ति में बदलो, मतलब उसका परिवर्त लो, ट्रांसपोज लो तो सारणिक का मान नहीं बदलता। दूसरी पंक्ति क्या है कि दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है, हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 होता है। तीसरा क्या बताया? यदि किसी अदिश का गुणा किया जाए किसी सारणिक के अंदर तो उसका केवल किसी पंक्ति या स्तंभ में गुणा होता है। इसका रिवर्स सोच सकते हैं कि हम इसमें किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो यही वाला था, अब इसमें मालूम है इसमें से 4 मैंने कॉमन निकाला, इसमें से 4 कॉमन निकाला, देखो कॉमन निकाल सकता हो तो ये 2 -4 10 जो भी कॉमन निकल सकता हो निकाल सकते हो आप। 4 कॉमन निकाला तो ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 2 -4 और 10, देखो ये एक जैसा आ गया है ना, ये 0, तो इसमें से 4 कॉमन। अभी इसमें से और 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जब भी कॉमन निकालो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन निकाला जाएगा। क्लियर है बात? एक देखो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बताता हूं, है ना, आईआईटी लेवल का एक क्वेश्चन है, ऐसा दिया है 0ab -a 0b 0c और -b -c और 0। देखो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं विदाउट एक्सपांशन। इसकी वैल्यू ध्यान से लिख लो, लिख लो कॉपी में ये क्वेश्चन, लिख लो कॉपी में ये क्वेश्चन। थर्ड मेथड तू रिपीट कर रहा है यार, फिर से देख लेना कितनी बार बता। चलो ये क्वेश्चन करो, जब तक मैं इसको बता देता हूं एक बार। थर्ड मेथड बार बार बोल रहा है राघवेंद्र, मैं इसकी बात रख लेता हूं। ये देख ले बेटा, फिर से देख ले थर्ड मेथड। इन दोनों को, ये डिटर्मिनेंट है ना, ये दो स्तंभ फिर से रिपीट मार दे, फिर से लिख दे, इन दोनों को फिर से लिख दे। फिर यहां शुरू से कर, यहां से ले 3 डायगोनल लेफ्ट टू राइट A1, ये तीनों डायगोनल ले ले, ये तीनों प्लस में लिख ले, माइनस लगा दे। फिर नीचे से स्टेप, पहले ऊपर से डायगोनल ले ले, फिर नीचे से 3 डायगोनल ले ले, उनको माइनस कर दे। बस ये सॉरस मेथड है। अब तू खुद लिख के और अच्छे से कर ले, पक्की बात है आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई आपकी, ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई कि दो एक जैसे हो तो 0 होता है। ये भी क्लियर हो गया कि पंक्ति को स्तंभ में बदल सकते हैं, दो एक जैसे हो तो 0 हो सकता है। और ये भी क्लियर हो गया कि कॉमन निकालना हो तो किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन निकाला जा सकता है। तीनों प्रॉपर्टी भी हो गई, तीनों मेथड भी हो गई, अच्छे से बता दी। अभी यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। अब इसको थोड़ा सा एक तरीका बता रहा हूं मैं, है ना, इसको सॉल्व करने का विदाउट। देखो सबसे पहले इसका यदि मैं डेल्टा सी लिखूं, मतलब डेल्टा डैश बोल देता हूं, परिवर्त लिखूं, क्या लिखूं, परिवर्त लिखूं, तो परिवर्त क्या हो जाएगा 0ab, है ना, 0ab, फिर -a 0c, फिर यहां से -b -c और 0, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डेल्टा भी बोल सकते हैं कि दोनों बराबर है, ये और ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखना जरा, इसको मैंने डेल्टा डैश बोला, डेल्टा भी बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो 0ab हो गया। इसमें से भी माइनस कॉमन निकाला तो ये -1 एक बार और आ गया, तो ये कितना हो गया -a 0c हो गया। इसमें से भी माइनस कॉमन निकाला, मतलब 3 बार कॉमन निकाला, कितना हुआ -b -c और 0 हो गया। फिर से देखो, पहले मैंने क्या किया, ट्रांसपोज लिख लिया, ठीक है ना, ऐसा था, मतलब रो वाइज था, पंक्ति में था, आड़े में था, खड़े में लिख लिया। इसमें से एक माइनस कॉमन निकाला तो माइनस तीनों में से कॉमन निकाला, एक इधर से माइनस कॉमन निकाला, एक इधर से माइनस कॉमन निकाला। अब देखो डेल्टा डैश को क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो डेल्टा डैश को डेल्टा बोल सकते हो प्रॉपर्टी से। -1 की पावर 3 को आप माइनस बोल सकते हो। और ये वाला रिजल्ट, ये फिर से क्या आ चुका है, तो फिर से डेल्टा आ चुका है। तो डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा, मतलब डिटर्मिनेंट बराबर माइनस डिटर्मिनेंट, इसको उधर ले जाओ तो 2 डिटर्मिनेंट बराबर 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। देख लो ध्यान से, अच्छे से समझ लो, है ना। ये है, पहले डिटर्मिनेंट लिखा है, मैंने इसका क्या लिया, परिवर्त लिया। परिवर्त उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है।
इन तीनों से माइनस कॉमन निकाला तो ये डेल्टा डैश हुआ -1⁻³ और ये फिर से वही डेल्टा आ गया। डेल्टा से बता रहा हूं, इसको बोलते हैं डेल्टा। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से शो कर रहा हूं, तो ये लिखा डेल्टा डैश की जगह डेल्टा, क्योंकि डेल्टा डैश डेल्टा के बराबर होता है। ये है माइनस और ये भी वही डिटर्मिनेंट है। माइनस डिटर्मिनेंट इस पक्ष में ले आओ तो 2 डिटर्मिनेंट बराबर 0, 2 का डिवाइड करो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। मैंने फिर से समझा दिया, रिपीट कर दिया। ध्यान से देखो, ये डिटर्मिनेंट था, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया और सभी में से माइनस माइनस कॉमन निकाला, ये वैसा ही फिर से बन गया। मतलब एक डिटर्मिनेंट और माइनस डिटर्मिनेंट हुआ, इसको उधर ले जाओ। जैसे x बराबर बोला -x इधर ले गए तो 2x बराबर 0 है ना, ये ऐसा x प्लस x बराबर 0 तो 2x बराबर 0 तो x बराबर 0 ऐसा हुआ। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ये बात, एक बात गजब की पूछी है किसी ने कि ये चैप्टर कौन सा है। अरे यार, माइनस कॉमन निकाला तो -1 कॉमन निकाला, इसमें से -1 कॉमन निकाला, इस सेकंड में से भी -1 कॉमन निकाला, थर्ड में से भी -1 कॉमन निकाला, तो -1⁻³ लिखा। खाली माइनस कॉमन निकाला या -1 निकाला, क्या दिक्कत है? एक ही तो बात है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 ही होगी, तो ये माइनस हुआ और ये डिटर्मिनेंट हुआ। डिटर्मिनेंट बराबर माइनस डिटर्मिनेंट तो 2 डिटर्मिनेंट बराबर 0, तो सारणिक का मान कितना आया? 0 आया। सारणिक का मान 0 आया। सारणिक की बात कर रहा हूं, सखंड और उपसारणिक में हिंदी में भी पूरा बोल रहा हूं और इंग्लिश में भी पूरा बोल रहा हूं। -1⁻³ इसलिए आया क्योंकि 3 पंक्तियां थी, हर पंक्ति से मैंने माइनस माइनस कॉमन निकाला, तो -3 मतलब -1⁻³ लिखा है बेटा। अरे इतना सरल सरल समझने में भी यदि दिक्कत आ रही है तो आगे IIT मतलब कैसा क्या करोगे तुम, क्या बताओगे, क्या होगा? कोर्स तुमको भी आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अरे वो तो सब बताएंगे, अभी तो मैं जो रूल बता रहा हूं वो रूल, वो तो अलग अलग होगा, तो फिर उसको उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। पंक्ति और स्तंभ में आपस में कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी। वेरी गुड। कुछ समझ में नहीं आ रहा तू बेटा कुछ और देख ले अभी फिर से यार, एक बार, है ना, एक बार फिर से देख ले। मतलब यदि ऐसा बोलना तो बड़ा गलत ही बात है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इससे सरल क्या हो सकता है? 12th में हो तो ऐसा कब कर सकते हैं? जब ऐसा दिखे आपको कि तीनों से डिटर्मिनेंट माइनस, जैसे मैंने क्वेश्चन का एग्जांपल भी बताया ना, आपको यहां पर क्या देखना पड़ेगा? कौन सी प्रॉपर्टी कब लगाना है, कौन सी प्रॉपर्टी कब लगाना है, बस यही गणित लगाना है। मतलब यहीं पे तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल सही सही होगा। और उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो वो ऐसा आता जाएगा। ऐसा जब जब जरूरत होगी, जरूरत के हिसाब से हम इसका उपयोग करते रहेंगे। यार ऐसा मैंने किसी बैच में नहीं देखा कि बच्चे इतने ज्यादा, मतलब ऐसा होता है, मतलब जबकि सीधे सीधे आगे बढ़ा दिया जाता है। देखो अब मैं इसमें आपको बताऊं, इससे मुझे ये बनाना है और ये बनाना है, तो कॉमन निकालना यहां से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जैसे यहां से लिया मैंने, प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा इससे। x² x³, y² y³, z² z³। अब मुझे ये लाना। अब देखो इसमें से मैंने पहली पंक्ति से x कॉमन निकाला, पहली पंक्ति से x कॉमन निकाला, है ना। पहले मैं यहां पर ऐसा ले लेता हूं, इसमें से x कॉमन, पहली पंक्ति से x कॉमन तो 1x और x² बचेगा। दूसरी पंक्ति से y कॉमन निकाला तो ये 1y और y² बचेगा। तीसरी पंक्ति से z कॉमन निकाला तो ये क्या बचेगा? 1z और z² बचेगा। इससे मुझे ये लाना है ना। इससे यहां से x कॉमन निकाला, y कॉमन निकाला और z कॉमन निकाला।
अब मुझे ये लाना है, तो देखो यहां पर क्या दिख रहा है, 1 की जगह एक्स वाई जेड। तो देखो एक तरीका तो ये हुआ कि मैंने इस एक्स वाई जेड का जो है, इस एक्स वाई जेड का इस कॉलम में इंटू कर दिया। पंक्ति में हो सकता है तो स्तंभ में भी हो सकता है, इसमें इंटू कर दिया। तो ये क्या बन गया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और यहां क्या बन गया, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये वाला हो गया पहला पार्ट, तो ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब ये लाना है, अब ये पार्ट लाना है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया अब मैंने क्या किया, एक्स का इसमें इंटू किया, वाई का इधर इंटू किया, और जेड का इधर इंटू किया। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स का इसमें इस फर्स्ट वाले कॉलम में एक्स एक्स एक्स, वाई का इधर किया एक्स वाई, वाई स्क्वायर वाई जेड, और जेड का तीसरे वाले में कर दिया एक्स स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, और जेड क्यूब। अब ये तीसरा वाला भी प्रूव हो गया। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए कि किसी भी पंक्ति में से कॉमन निकाला जा सकता है, किसी भी स्तंभ में से कॉमन निकाला जा सकता है, और किसी भी स्तंभ में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और किसी भी पंक्ति में गुणा किया जा सकता है। ये मैंने बताया। तो देखो कैसे चेंज होगा, ये टेक्निक आपको आना चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के हिसाब से कब कॉमन निकालें, कब मल्टीप्लाई करें, इसकी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। तो ये भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। एक बार बता दो जरा, यहां तक सबको क्लियर है क्या? एक बार बता दो। डीपीपी मिलेगा आज से। डीपीपी में आपको शुरू में मालूम है उपसारणिक और सहखंड पर ही क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलना कि ये तीनों बराबर हो जाएं तो ये जीरो हो जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। तीनों जीरो हो जाएं तो ये जीरो होगा, दो पंक्तियां एक जैसी हो जाए, दो स्तंभ एक जैसे हो जाएं तो ये जीरो होगा। सारी बातें नोट कर लो बहुत अच्छे से, सारी बातें बहुत अच्छे से नोट कर लो। मतलब यहां पर ये बात आना ही नहीं चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो आप। ठीक है ना? यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अब देखो आओ क्वेश्चन पे देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई में आया है, आईआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, और यही जो मैंने प्रॉपर्टी बताई ना, इसी पर बेस्ड है। अब इसमें सोचो जरा, कॉमन कहां से कुछ निकल सकता है, कॉमन कहां से कुछ निकल सकता है? तो देखो इस कॉलम से एक्स कॉमन निकल सकता है। जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालो, F100 हमें निकालना है ना। इस कॉलम से x+1 कॉमन निकल सकता है। देखो जरा ध्यान से, दूसरे स्तंभ से x कॉमन निकल सकता है, तीसरे स्तंभ से x+1 उभयनिष्ठ निकल सकता है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, हिंदी मीडियम। x कॉमन निकाला, दूसरे वाले स्तंभ से तो यहां बचेगा 1, x-1, x-1, x-2। यहां से x कॉमन निकाला, तीसरे वाले से x+1 कॉमन निकाल लेता हूं, तीसरे स्तंभ से। बेटा अब यही खेलते आना चाहिए आपको। तो बोले यहां कॉमन x+1 निकाल लिया तो ये 1 आया, ये x आया, और यहां पर x-1 आया। ऐसा हुआ, देख लो। अभी और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या यार? कॉलम से तो कुछ कॉमन है, लेकिन देखो लास्ट वाली पंक्ति से जरूर x-1 कॉमन निकल रहा है। तो लास्ट वाली पंक्ति से x-1 कॉमन निकाल दिया। अब क्या बचा? 1, 2x, 3x। यहां क्या बचा? 1, x-1, x-2। यहां क्या बचा? 1, x और x। ऐसा बचा, देख लो जरा, ऐसा बचा है, यही आया है भाई। x-1 कॉमन आ गया। अब इसको, अभी देखो आगे और भी प्रॉपर्टी बताएंगे, लेकिन अभी इसको सिर्फ सॉल्व कर लो। ये fx है, ये क्या मान लेते हैं हम? fx है। ये क्या? fx मतलब x का फलन, x के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं x का फॉर्म। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिया 1, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 इंटू x माइनस x, x-2।
ऐसा करेंगे। फिर लिया -1, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2x² -3x²। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते आना चाहिए, ऐसा ही होगा। देखो पहले लिया मैंने 1, तो x -1 इंटू x इंटू x-, इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर -1 लिया, 2x इंटू 2x² और 3x²। अब इसको तुम मेरी वाली मेथड लेते तो 3 प्लस लेके 3x² माइनस 2x² लिख लेते। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 2x और x-2 और -3x और x-1, ऐसा आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कॉपी कर दिया है उधर, पहले कॉमन निकाल दिया है, फिर अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना है देखो, ये fx x-1 x+1, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करो, x² माइनस x² और +2x, और ये कितना है, 3x² में से x² गया, मतलब +x²। आगे इसका मल्टीप्लाई करो 2x²। मैं सीधे सीधे कर रहा हूं ताकि आप, मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता था, x फिर सॉल्व कर सकता था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। -3x² और +3x। अब जरा देखो क्या क्या है, देखो x² कितने, ये x² और ये x² तो कैंसिल, ठीक है ना। फिर देखो ये -x और -4x, 5x से ये 5x कैंसिल। ये देखो ये 3x² और ये 3x² कैंसिल, मतलब कंप्लीट कैंसिल हुआ, मतलब रिजल्ट 0 आया। 0 का इसमें गुणा भी करेंगे तो 0 ही होगा ना, 0 आया। अब यदि fx पूरा इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 है, तो x की जगह कुछ भी रखो, मतलब f100 भी कितना होगा, तो 0 होगा। ये प्रॉपर्टी का यूज करके, ये प्रॉपर्टी का यूज करके अलग अलग मल्टीप्लाई, मतलब किसी का भी मल्टीप्लाई या तो पूरी पंक्ति में करना या पूरे स्तंभ में करना, ऐसा ध्यान रखना। या तो पूरी पंक्ति में करना या पूरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करना। बोलो भाई, क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? चलो और बड़ा लिख दूंगा मैं, ये स्टेप बड़ी हो जाती है ना तो थोड़े अक्षर छोटे हो जाते हैं, जब स्टेप बहुत ज्यादा लंबी होती है ना, पर फिर भी और बड़े लिखने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर देखो आगे, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों या स्तंभों को, देखो प्रॉपर्टीज आना बहुत जरूरी है। 3 प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। कॉमन किससे निकालेंगे, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से आप कॉमन निकाल सकते हैं। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से आप कॉमन निकाल सकते हैं। यार बेटा ऐसा मत बोले यार, एक आध बच्चा बीच में बोलता सर अच्छा नहीं पढ़ा। मैं तुमको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से एक एक बात बता रहा हूं, बारीकी से एक एक बात बता रहा हूं, फिर तुम ऐसा करते हो। ठीक से पढ़ो ना यार। मैक्सिमम बच्चे तो बोल रहे हैं, लेकिन किसी को डाउट आती तो मैं भी उनका भी साथ चाहता हूं कि तुमको आईआईटी के लिए तैयारी करना, थोड़ा ध्यान से देखो। डिटर्मिनेंट फंक्शन ऑफ एक्स नहीं बेटा, एक्स के फॉर्म में कुछ भी लिखा हो ना तो उसको अपन एक्स का फंक्शन बोल सकते हैं, एफ बोल सकते हैं। एक्स से यार है ना, यही गलत बात है यार, यही गलत बात है यार, यहीं पे आपकी गलत बात है यार। यहीं पे आपकी गलत बात है ना। देखो ये बहुत गलत बात है। मतलब आप देखो -x से 2x नहीं कटा है, देखो ये 2x प्लस का, ये 3x प्लस का, कितने हो गए ये दोनों मिला के 5x, माइनस का 4x और माइनस का x, कितने हो गए माइनस के 5x। तो प्लस के 5x माइनस के 5x कैंसिल हुए कि नहीं हुए? ध्यान से देखो आप इसको और सॉल्व कर लो। पहले x² पूरे ऐड करके लिख लो कितने हैं, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। आप जैसा देखो यार, इसको ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये 7th वाले बच्चों का कैलकुलेशन है। तो अब एक नई प्रॉपर्टी, कभी भी कोई एक डिटर्मिनेंट है, सारणिक है,
क्या है बेटा? सारणिक, एक सारणिक है ना, एक सारणिक है। इस सारणिक में कोई भी दो पंक्ति ले लो या स्तंभ ले लो, डिटर्मिनेंट बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा छोटा करने के काम आता है ना। बोले डिटर्मिनेंट क्या काम आता है? डिटर्मिनेंट बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा छोटा, डायरेक्ट तो मैंने कुछ बताया ही नहीं यार, डायरेक्ट तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। डायरेक्ट कहां बताया? मैंने बोला दो पंक्तियां एक जैसी, डिटर्मिनेंट 0 होगा क्योंकि बी कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 0। मैंने बोला स्तंभों को पंक्तियों में लिख सकते हो, सीधा सीधा बोला। ये बोर्ड का ही है, ये बोर्ड का ही है। फर्स्ट और सेकंड से आंसर सेम ही आएगा क्योंकि दोनों एक जैसे ही लिखा हुआ है। केवल वो B1C3 माइनस B3C1 में से माइनस कॉमन निकाल के लिखा है, बराबर लिखा हुआ है। नहीं प्रिंस कुमार, ये तीनों एक जैसे में 0 नहीं, ये पंक्ति और ये पंक्ति दो एक जैसी हो जाए तो 0, पूरी पूरी पंक्ति एक जैसी हो जाए तो 0, एक तीनों बराबर हो जाए तो 0 नहीं, दो पंक्ति एक जैसी हो जाए तो डिटर्मिनेंट कैसा आ जाएगा? 0। डायरेक्ट मैं कुछ भी नहीं समझा रहा हूं, बहुत आराम से समझा रहा हूं। हां अब देखो जरा, अब देखो जरा, किसी भी दो पंक्ति को उठा लो या स्तंभ को उठा लो, जैसे मैंने सिलेक्ट किया इसको और इसको, दो को सिलेक्ट किया, इसको इंटरचेंज कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो, A3 B3 C3, A2 B2 C2, A1 B1 C1। दो स्तंभों को मैंने आपस में बदल दिया। जैसे ही दो स्तंभों को आपस में बदलोगे आगे एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि क्रम सबके बदल गए। पहले क्या था 1 2 3, अभी साइक्लिक नहीं रहा, 3 2 1 हुआ। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, माइनस का फर्क आएगा। ऐसा भी बोल सकते हो, आपने इन दोनों को लिया, दो पंक्तियों को आपस में बदला, दो पंक्तियों को आपस में बदला, A1 A2 A3 C1 C2 C3 यहां लिख दिया और B1 B2 B3 यहां लिख दिया, तो भी यहां माइनस आ जाएगा। दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दो या दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर दो तो आगे बेटा माइनस लग जाएगा। और मान लो आपने एक बार और परिवर्तित किया, अब एक बार फिर से इन दोनों को भी आपस में चेंज किया तो फिर माइनस और एक और माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जितनी बार आपस में चेंज करोगे उतनी बार कैसा होता जाएगा? ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव होता जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी भी आसान है ना। एक देखो देखो इस प्रॉपर्टी को अपन देखते हैं, इसमें कुछ कुछ मुझे एक जैसा दिख रहा है ना? जैसे मैं इस डिटर्मिनेंट में नंबर एक जैसे दिख रहे हैं। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि दोनों एक जैसे बन जाएं, फिर शायद हो सकता है सॉल्व करें, है ना। जैसे मैंने एक को तो फिक्स कर दिया, इसको तो मैंने ऐसा ही लिख दिया। किसी भी एक पर मैं काम करके देखता हूं, देखना जरा। ऐसा लिख दिया। अब मैं इसको भी ऐसा ही बनाना चाहता हूं। देखो 103 यहां पड़ा हुआ है, यहां पर शुरू में है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को आपस में बदलता हूं, इससे इसको और इससे इसको बदलता हूं, है ना। इससे इसको और इससे इसको बदलता हूं, तो है ना, आपस में बदलता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस।
माइनस आ जाएगा, एक आपस में बदलूंगा तो माइनस आ जाएगा। 104 111 और 103 है ना, और इसको ऐसे ही रहने दिया अभी 116 106 114 है ना। इसको इसकी जगह ले आया 113 108 115। अभी देखो 103 वाली लाइन में 103 आ चुका है ना, 103 वाली लाइन में 103 आ चुका। 115 वाला इधर है और ये 114 इधर। एक बार और चेंज कर दूं क्या? फोर इसको मैंने प्लस कर दिया और इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये कितना हुआ 104, ये 113 108 115 और ये 116 106 114 हो गया। देखना एक जैसा आ गया क्या? अभी यहां पर ये प्रॉब्लम है, यहां ऊपर लिखा है ये नीचे लिखा, इन दोनों को भी अब आपस में चेंज कर देता हूं, ये आपका दिमाग लगेगा। तो क्या आ जाएगा 103 111 104 115 108 113 फिर 114 106 116। अब मैंने क्या किया, फिर से चेंज कर रहा हूं तो माइनस लगाऊंगा, नीचे वाली पंक्ति को ऊपर और सबसे ऊपर वाली पंक्ति को नीचे लिख देता हूं 103 115 114। बीच वाला ऐसा ही रहने दिया 106 और इसको नीचे ले आया। आप देखो जरा ध्यान से, दोनों बिल्कुल एज इट इज हो गए, एक जैसे हो गए, और एक जैसे हो गए और घटाया तो जीरो आ गया, और घटाया तो जीरो आया। ये रो कॉलम को कैसे चेंज करना है, ये प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। रो कॉलम को किस तरह से चेंज करना है, ऐसी प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हो। बेटा ये एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन है यार, ये एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन है। एक बार में अब तुम दिमाग लगाओ, एक बार में यदि मान लो बोले कि एक बार में मैंने दो को ऐसा शिफ्ट करा तो दो बार चेंज करा तो माइनस माइनस प्लस ले लेना, मतलब इस स्टेप से आप सीधे इस पे आ सकते हो कि बोले इसको पूरे को शिफ्ट किया आगे, यहां भी और यहां भी दो बार खसकाया तो प्लस हो गया। देखो इसको एक बार खसकाया और दो बार खसकाया, ये देखो यहां खसक गया, ये दोनों आगे चले गए तो ये प्लस हो गया। फिर इसको एक बार यहां ऊपर नीचे गया माइनस हुआ, डायरेक्ट देख सकते हो। मैंने समझाने के लिए एक एक बताया, समझाने के लिए एक एक बताया। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसके मैं आंसर लिख देता हूं 1 0 2 और -1। बताओ जरा ऑप्शन, इसका पोल कर देता हूं क्योंकि तुम नखरे ही नखरे हैं। हाँ चलो इसका आंसर बताओ, करो इसको सॉल्व। यही प्रॉपर्टी लगाना है, कॉमन निकालना है और आगे पीछे करना है पंक्तियां, करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। संक्रिया लिखने की, अच्छा ऐसा, चल मैं लिख दूंगा, है ना। देखो यहां पे क्या किया मैंने, पहले R1 और R3 को शिफ्ट किया, यहां पर मैंने क्या किया है C1 और C3 को शिफ्ट किया है। नहीं यहां तो वही किया था ना, चलो पहले ये कर लो फिर मैं संक्रिया लिख देता हूं, पहले ये कर लो फिर मैं संक्रिया लिख देता हूं। अब देखो एक बच्चा, मतलब बीच बीच में क्या मालूम, अच्छा बच्चे चंचल होते हैं, बच्चे चंचल होते हैं तो चंचल क्या बोले, बोले सर कैलकुलस कब करोगे बेटा, अभी डिटर्मिनेंट देखो ना, प्लानर में देख बिल्कुल सीक्वेंस दे रखी, उसी सीक्वेंस से पूरा पूरा पढ़ाऊंगा मैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद भी पूरी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करना, मैंने एक टाइप बताया, दो टाइप बताया, बाकी क्वेश्चन आप साथ साथ में देखते जाना, वो तो बता ही रहा हूं धीरे धीरे में।
एक एक करके बताऊंगा, ये चिंता क्यों करते हो। तो इसका आंसर है बी, और देखूंगा मैं कितनों का जवाब है। मैक्सिमम बच्चों का जवाब है 53% बच्चों का जवाब है बी, है ना। रचित, निखिल, अमृत, अभिषेक, अंकित, आलोक, अनिकेत, अनुज, यतीश और आई एम ब्लॉग्ड, वेरी गुड, इन्होंने पहले जवाब दिया है ना। चल मैं यहां संक्रिया है ना बोल रहा था ना बच्चा, संक्रिया में एक बार लिख देता हूं। यहां पे R1 R3 को चेंज किया है ना। फिर यहां पे R2 और R3 को चेंज किया है, और यहां पे C1 और C3 को चेंज किया। किसको चेंज किया वो लिख दिया मैंने, ताकि आपके सामने क्लियर रहे। हाँ आ जाओ, इसमें से पहले 2 कॉमन निकाल लो। तो A बराबर 2 यहां आया, और A B C D E F और L M N हो गया। अच्छा अब यहां देखो, इसमें से 2 कॉमन निकाला, किसमें से निकालूं कॉमन, सेकंड वाली पंक्ति में से 2 कॉमन निकाला है। तो ये कितना हुआ, F D E N L M N 2 L M, एक मिनट, F 2D और E N 2L और M और C 2A और B, ऐसा कॉमन निकाला। फिर 2 इसमें से भी कॉमन निकाल दिया सेकंड कॉलम से, तो ये हुआ 4 F D E N L M और C A B। अब मुझे A B C D E F L M N लाना है। तो देखो अब मैं इसमें अब डायरेक्ट करता हूं, मतलब R1 इसको मैं कहां ले जाता हूं, आगे ले जाता हूं, है ना। A को आगे ले जाता हूं, इस C को इधर लाता हूं, एक एक स्टेप करता हूं। पहले ले लिया मैंने D L A, D L A ले लिया है, और F N C ले लिया है ना। मैं एक काम करूं क्या, सीधे डायरेक्ट थोड़ा सा कर दूं क्या, इसको मैं सीधे पहले इससे इंटरचेंज करके और आगे बढ़ा देता हूं, तो प्लस हो जाएगा। अब समझोगे क्या थोड़ा सा ऐसा सीधा, F N C ऐसा समझ पाओगे क्या। मतलब पहले इसको इस पे लिया, फिर इसको फिर आगे बढ़ा, तो 2 बार हो गया, तो प्लस हो गया भाई। पहले F को D के साथ, फिर F को E के साथ 2 बार चेंज किया ना, मतलब 2 खसकाया। इसको मैंने 1 बार और 2 बार खसकाया, आगे बढ़ाया, तो 2 बार हुआ तो प्लस हुआ। ऐसे ही मैं इसको भी ऊपर ले जाता हूं, इसको नीचे लाता हूं, फिर ऊपर ले जाता हूं, 2 बार फिर इसको किया, तो 4, फिर प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा A B C। 2 को क्रॉस करके गया है, मतलब D E F और L M N, तो फिर प्लस हो जाएगा। अब देखो दोनों एक जैसा ही है। यदि मैं 2A देखूं माइनस B करूं, तो 2A तो हो जाएगा 4 A B C D E F L M N माइनस B कितना है 4 A B C D E F और L M N। देखो एक जैसे हो गए, क्या रिजल्ट आया, 0 आया। क्या रिजल्ट आया, 0 आया। अब आपको चेंज करते आना चाहिए, अब आपको चेंज करते आना चाहिए कि किस तरह से मैंने एक रो कॉलम, मैंने क्या किया यहां पर डायरेक्ट 2 जंप लिए, 2 जंप लिए हैं तो मैंने प्लस लिया है। यदि मैं एक जंप लेता इसको आगे और केवल F को यहां करता तो माइनस लगाता, लेकिन मैंने F को 2 आगे खसकाया, D को पहले चेंज किया, है ना। फिर जैसे मतलब जैसे था ना, F था, D था और E था, पहले इसको किया, D F किया, फिर इसको किया तो D E F किया, तो क्या हुआ, 2 बार चेंज हुआ, इसलिए प्लस आया। ऐसे ही इधर भी पहले इसको ऊपर नीचे किया, फिर एक और बार ऊपर किया, 2 बार किया, प्लस हुआ, दोनों एक जैसे आ गए। 2A माइनस B, रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। रिजल्ट कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है। टाइम बेटा नेक्स्ट लेक्चर से ज्यादा होगा। आज क्या प्रयास बेच का भी ओरिएंटेशन मतलब लॉन्चिंग है, ड्रॉपर बेच भी लॉन्च होने जा रही है। जिन्होंने 12th कर लिया है उनके लिए भी ड्रॉपर बेच भी लॉन्च होने जा रही है ना। अब वो प्रैक्टिस से, फास्ट कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा। वापस समझाने का ऐसा है कि फिर से आप कर लेना,
यार धीरे समझाऊं, धीरे समझाऊं, फास्ट हो रहा है कि? अच्छा सुनो, अब एक और नई चीज समझो, एक और नई चीज समझो, देखना जरा। मैंने एक कहानी सुनाता हूं, एक तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, A1 प्लस D1, ध्यान से सुनना, A2 प्लस D2, A3 प्लस D3, B1 B2, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, B3, इससे ही प्रॉपर्टी आएगी। और डिटर्मिनेंट में हम किस तरह से ऑपरेशन लगाएंगे, देखो अभी तक बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी थी। अभी तक क्या था यार, रो को कॉलम में बदलो, कॉलम को रो में बदलो, है ना, एक पहली प्रॉपर्टी थी। दो एक जैसे हो तो जीरो बोलो, है ना, दो को आपस में इंटरचेंज करो तो माइनस लगाओ, सीधी सीधी प्रॉपर्टी थी। ए और बराबर नहीं दिख रहे थे क्या, बराबर नहीं दिख रहे थे क्या? देखो ना, इसमें लेना है 2A, तो 2 हुआ तो 2 का मल्टीप्लाई तो 4 हो गया ना ये। और B तो 4 है ही ना, एक जैसे तो है ना, एक जैसे तो है ना, जीरो रिजल्ट आया ना। ध्यान से देखो ना, इसमें से 2 कॉमन निकाल के सीधा लिख दिया। B पे मैंने वर्क किया कि पहले 2 इसमें से कॉमन निकाला, फिर 2 इसमें से कॉमन निकाल दिया, फिर आपस में चेंज किया। अब इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो क्या? दो स्तंभ चेंज करो, माइनस लाओ और इसकी शक्ल ऐसी बनाओ, बनाई मैंने तो बराबर आ गया, इसलिए जीरो आया। तो इसको सॉल्व करें बेटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ध्यान से देखना। मेन प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं, मुख्य प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं, जिसका सबसे ज्यादा यूज होगा। इसको मैंने सॉल्व ऐसा किया, A1 प्लस D1 पहला, और यहां लिखा B2 B3। सर मतलब कमजोर से कमजोर बच्चे को ये चीजें समझ में आ जाती है, इतना सरल है ना। पहले मैंने डिटर्मिनेंट लिया, B1 B3, C1 C3, ये आराम से समझ में आ रहा होगा। पूरी कहानी सुनना, कहानी सुनो कि एक डिटर्मिनेंट था जिसमें पहली पंक्ति में प्लस में कुछ लिखा था, A1 प्लस D1, A2 प्लस D2 और A3 प्लस D3 लिखा था। नीचे की दो पंक्तियां B1 B2 B3 और C1 C2 C3 थी। मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो A1 प्लस D1 के साथ उसका सखंड लिखा, A2 प्लस D2 के साथ माइनस के साथ लिखा, मतलब ये पूरा सखंड लिखा, और A3 प्लस D3 के साथ लिखा। यहां से ये समझ में आया कि ये जो सहखंड, ये जो सारणिक है, ये A1 के साथ भी है और D1 के साथ भी है। आराम से समझो। दूसरे वाले से समझ में आया कि ये माइनस A2 के साथ भी है और D2 के साथ भी है। थर्ड वाला जो है A3 के साथ भी है, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है, और D3 के साथ भी है। ऐसा है कि ये A1 के साथ भी है और D1 के साथ भी है। और इसको यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये दो डिटर्मिनेंट मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो ये ऊपर ऊपर वाला ऐसा है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और जो नीचे वाली लाइन लिखी है वो क्या है, तो वो है D1 D2 D3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ऐसा हुआ है, पहले A1 के साथ भी है और D1 के साथ भी है ना। A1 के साथ भी बेटा मैथ्स मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है आदित्य चौहान, मैथ्स ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो फिर से रिपीट कर कृष्णा, बिल्कुल सरल चीजें हैं यार, बिल्कुल आसान चीजें।
देखो ये A1 प्लस D1 के साथ, A2 प्लस D2 के साथ, A3 प्लस D3 के साथ, A1 के साथ भी है और D1 के साथ भी है। इतने इतने पे पूरे पे गौर करोगे आप, इस पे यदि आप पूरे पे गौर करोगे, ये ऊपर वाले पे, इस पे नजर डालोगे तो आपको ये दिखेगा, ऐसे ही बना देता हूं यार, है ना, ये आप इस पे पूरे पे नजर डालोगे, किस पे, ये इतने इतने पे, तो ये दिखेगा आपको पहला वाला, और इस पे नजर डालोगे तो ये दिखेगा आपको दूसरा वाला। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ऐसा होता है, ये एक डिटर्मिनेंट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है। तो इस सारणिक को ऐसे हल किया जाता है। सारणिक को हल करने का तरीका मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो मैंने इसके साथ अलग अलग सबको लिया, उपसखंड के साथ, फिर ये पूरा एक नंबर मान लो, इस नंबर का A1 के साथ और D1 के साथ, दोनों के साथ गुणा हुआ। तो हमें क्या समझ आया इससे? हमें इससे ये बात समझ में आई कि यदि A1 प्लस D1 A2 प्लस दो नंबर का जोड़ है और नीचे के दो B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 प्लस लगा के ऐसा कर सकते हो, D1 D2 D3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ऐसा। ये देखो जरा प्रॉपर्टी, ये देखो जरा प्रॉपर्टी, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम? बेटा ड्रॉपर बेस ले ले, है ना, वहां पर उसमें डाउट सेक्शन में जा, प्रयास बेस ज्वाइन कर ले यदि 12th कर लिया है तूने तो, है ना। यहाँ पर 12th वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे शुरू से कर रहे हैं उनके लिए भी पहले बता रहा हूं। बोलो भाई ये क्लियर है क्या? मतलब यहां पर हम जैसे नीचे दो हैं तो इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि यदि कभी ऐसा लिखा है, कभी ऐसा लिखा है कि x y z a b c d e f, ऐसा एक डिटर्मिनेंट लिखा है, और दूसरा डिटर्मिनेंट ऐसा लिखा है l m n, और दो एक जैसे हैं a b c और d e f, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x प्लस एल, क्योंकि नीचे दोनों में कॉमन है, x प्लस एल, y प्लस m, z प्लस n, और नीचे वापस a b c d e f। एक प्रॉपर्टी ये बता रहा हूं, इसको बिल्कुल गौर करो, ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, बोर्ड के लिए ही है। अभी अभी क्वेश्चन आएंगे थोड़े टफ, अभी पहले सीधा सीधा प्रॉपर्टी पूरी क्लियर कर लो। देख लो जरा ध्यान से, दिख जाएगा यार। नीचे के दो एक जैसे है ना, ऊपर ही का केवल अलग अलग है। पहली वाली पंक्ति में ही डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, नीचे की दो पंक्तियां सेम है, तो ऊपर वाली पंक्तियों को जोड़ दो। ऐसा नहीं कि पहले में ही, दूसरे में भी होता तो भी ऐसा कर सकते थे, उनको जोड़ दो। अब यहां से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं अभी, है ना। उसके लिए मैं थोड़ी देर चैट बंद कर रहा हूं, उसके लिए मैं थोड़ी देर चैट बंद कर रहा हूं, है ना। देखो मान लो एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, ध्यान से समझना, यह प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज में आएगी। B1 B2 B3 C1 C2 C3, मैंने एक संक्रिया लगाई, ऑपरेशन लगाया, संक्रिया लगाई। मैंने क्या किया? ऑपरेशन बोलूंगा इसको मैंने क्या किया? R1 पंक्ति को उठाया, R1 को उठाया, और R1 में दो बार R2 को जोड़ दिया। जो बात मैं पंक्ति के लिए करूंगा वही बात मैं स्तंभ के लिए भी लूंगा, एक ही बात है। मैंने एक छोटे सा काम करने की कोशिश की। क्या किया?
पहली वाली पंक्ति में दूसरी वाली पंक्ति को 2 बार जोड़ दिया, एग्जाम्पल 2 बार, 10 बार जोड़ दो तुम, 2 बार जोड़ दिया तो क्या हुआ, ये एक शक्ल ऐसी कुछ बनी, A1 प्लस 2B1, A2 प्लस 2B2 और A3 प्लस 2B3 और B1 B2 B3, C1 C2 C3। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले तो मैंने आपको यह बात बताई कि इस तरह से एक डिटर्मिनेंट लिखा हो केवल यहां पे प्लस में, तो इसको एक्स वाई जेड अलग और एल एम एन अलग कर सकते हैं। यह मैंने आपको प्रूव करके यहां पे बताया पहले तो, कि A1 प्लस D1, A2 प्लस D2, A3 प्लस D3 लिखा है, तो A1 A2 A3 अलग और D1 D2 D3 दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि माना कि ये एक डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, इसमें मैंने पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को 2 बार जोड़ा, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को 2 बार जोड़ा। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी पे आता हूं, इस पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 एक बार ऐसा लिख सकता हूं, प्लस दूसरी बार में 2B1 2B2 2B3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 लिख सकता हूं। और अब ये देख रहा हूं मैं कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये तो 0 है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, 2 के साथ पहले दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी। मतलब फिर से रिजल्ट मेरे सामने क्या आया, A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, मतलब वही वापस से आ गया। अब पूरी बात सुन लो, डिटर्मिनेंट में यही काम आने वाला है जो अगले में 5 मिनट में बोलने वाला हूं, यही काम में आने वाला है, ध्यान से सुन लो। पहली जो शुरू वाली प्रॉपर्टी है वो तो आप 3-4 प्रॉपर्टी आपने देख ली। अब जो मैं बात बता रहा हूं वो तो समझ गए आप कि पंक्ति को स्तंभ में बदल लो तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, 2 चेंज करो तो माइनस आ जाता है, 2 एक जैसे हो या समानुपाती हो तो 0 हो जाता है। वो सारी बात तो अपन कर चुके। अब मैंने ऐसा बोला, अब ध्यान से सुनना, अब आ रही है बात, अब आ रही है बात खास, कि ये 2 डिटर्मिनेंट है, इसको प्लस में यदि मान लो है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एक इसमें और एल इसमें, ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने लिया एक डिटर्मिनेंट उदाहरण के लिए, मैंने क्या कोशिश करी कि पहले वाले में दूसरे वाले को 2 बार जोड़ के देखा। बोले क्यों जोड़ा, मैंने कहा देखो तो सही, तुम और कुछ करके देख लो। एक में दूसरे को जोड़ रहा हूं मैं, पहली वाली पंक्ति में दूसरी वाली पंक्ति को 2 बार जोड़ा, मैंने देखा क्या चेंज क्या आया। तो यहां जब देखा तो कोई चेंज ही नहीं आया। यहां देखा मैंने सॉल्व करके तो वापस वही डिटर्मिनेंट मिला। ये पिक्चर पूरी हो गई। अब सुनो, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को कितनी भी बार जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। घटाना भी मतलब माइनस में जोड़ना है ना। किसी भी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, मतलब डिटर्मिनेंट को थोड़ा सरल बनाया जा सकता है। देखना कैसे, देखना कैसे। किसी भी सारणिक में जैसे मान लो R1 है, तो R1 में मैं अल्फा बार R2 और बीटा बार R3 ऐसा कुछ भी संक्रिया लगा सकता हूं, संक्रिया लगा सकता हूं। जैसे यहां पर ऐसे लिया, C1 में मैं C2 में ले लेता हूं, C2 में तो C2 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब इसमें इस कॉलम में कितनी भी बार एक C1 और QC2 जोड़ा जा सकता है। यह सबसे खास प्रॉपर्टी है किसी भी पंक्ति में। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बोलूं, एक एग्जांपल से लेता हूं। जैसे एक एग्जांपल लिखा 1 1 1 1 1 प्लस एक्स और 1 1 1 और 1 प्लस वाई, ऐसा लिखा है।
अब मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं, क्या करता हूं, ये 1 1 1 सब में है ना, तो मैं क्या करता हूं, अब यहां पर सोचना पड़ेगा कि किस कॉलम से किस कॉलम को माइनस करें, किस पंक्ति से किस पंक्ति को घटाएं, किसको जोड़े, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने हिसाब से, है ना, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, आप किसी में से भी किसी को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, ये मैंने आपको आजादी दे दी, मतलब डिटर्मिनेंट ने। बोले जब डिटर्मिनेंट है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब कोशिश क्या करो कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बन जाए ताकि डिटर्मिनेंट सॉल्व आसानी से हो जाए। कोशिश क्या करो कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बना लो। यदि लाइन से 2 जीरो बन जाए तो बेस्ट, लाइन से 2 जीरो बन जाए तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो मैंने क्या किया, पहले इसमें C2 में से C1 माइनस किया। आप और कुछ कर लो, C2 में से C1 माइनस किया, C1 को चेंज नहीं किया, C2 में से C1, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये हुआ 0, ये हुआ x और ये हुआ 0। फिर मैंने यहां पर आगे छोड़ दो, ये एक बार में 1 करो, फिर वापस लगाओ, C3 में से भी C1 को माइनस किया तो ये 1 1 1 0 x 0 था। जब C3 में से C1 को माइनस किया तो ये भी 0 0 और y हो गया। अब देखो ये छोटा सा डिटर्मिनेंट हो गया। अब ये 2 जीरो हैं तो केवल 1 के लिए सॉल्व होगा और इसका रिजल्ट एक्स वाई आ जाएगा, इसका रिजल्ट एक्स वाई आ जाएगा। हाँ भाई, बोलो भाई, ये प्रॉपर्टी सबसे खास है, ये प्रॉपर्टी सबसे खास है। बोलो, प्रॉपर्टी समझ में आई, प्रॉपर्टी समझ में आई, प्रॉपर्टी समझ में आई, है ना। अब इस प्रॉपर्टी पे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत सारे, पर पहले मैं आज आपको, देखो नेक्स्ट क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी रखूंगा मैं, है ना, क्योंकि आज प्रयास बैच का लॉन्च भी है बेटा, इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको होमवर्क तो करेंगे, उसके साथ एक्स्ट्रा लेक्चर देंगे, है ना। पर ये आपके ट्राई करने के लिए, इतना सुनकर ये आपको ट्राई करना है। होमवर्क 2, होमवर्क 3, ये सिर्फ मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करो, क्वेश्चन देखो, जल्दी मत करो। ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा पूरे, जिससे आपकी डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, जिससे आपकी डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। 7, होमवर्क 8, ये पूरा एनसीईआरटी इसमें कवर हो जाएगा। बस ये 8 दूंगा, 8 ही दूंगा, बस ये 8 ही होमवर्क दूंगा। ये 8 होमवर्क आपको करना है ना। क्या करना है, सारणिक के प्रगुण, सारणिक के प्रगुण। आज अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है सारणिक की, है ना, और होमवर्क में आपके अभी होमवर्क जो है वो गिवन है, दिया है 8 प्रश्न। ये 8 प्रश्न आपको करना है, ये 8 प्रश्न आपको करना है ना। एक बार देखना है, ध्यान से आप मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको सबसे पहले क्या, सब बच्चों को, सारे बच्चे यहां से मेरी बात ध्यान से सुनेंगे यदि आपको अच्छे से करना है परफॉर्म इस साल। तो यदि इस साल आपको ठीक से परफॉर्म करना है तो अब जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आया, जो बच्चे डाउट में हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं सर ये समझ में नहीं आया फिर से बताओ, ये करो, उन सब के लिए बोल रहा हूं। अभी के जो डिटर्मिनेंट के 2 लेक्चर हुए हैं, अभी आपका शायद एक लेक्चर में अभी टाइम है, तो उसके पहले ये दोनों लेक्चर आप रिपीट करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर में आपका एनसीईआरटी का काम खत्म कर दूंगा, मैं एनसीईआरटी का काम खत्म कर दूंगा, है ना। मेरी इतनी बात आप मान के चलो, मेरी बात सुनो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, दूर से पढ़ रहे हो, बात पूरी फॉलो करो। आपको क्या करना है, अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन, 2 मतलब लेक्चर लिए हैं, वो दोनों लेक्चर आपको बाय हार्ट बहुत अच्छे से करके रखना है ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए।
सारे बच्चे जो जो बीच में डाउट करते हैं, जिनको ऐसा लगता है, वो बिल्कुल ये 2 लेक्चर करके रखेंगे, है ना, ताकि आपको आगे का बहुत अच्छे से समझ में आए। ये क्वेश्चन पर ट्राई करेंगे और ये क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट। पहले क्वेश्चन बताए जाएंगे, फिर उसके बाद पूरा लेक्चर होगा नया, ठीक है। डीपीपी सॉल्व करना है। डीपीपी अभी उसी के ऊपर है जितना मैंने पढ़ाया है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है डीपीपी उसी के ऊपर है, माइनर पर, उपसारणिक पर, सखंड पर, इसी पर मैंने पहले डीपीपी दी है। अब प्लानर में देख लेना मेरा नेक्स्ट लेक्चर कब है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।